हेलो दोस्तों। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने जो डिस्कस किया था वो वॉल्यूम फर्स्ट मैथ क्लास ट्वेल्थ के जो चैप्टर थे उसमें रिलेशन फंक्शन, आइडिया ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, उसके बाद आपका मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, कॉन्टिन्यूटी, डेरिवेटिव एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, यानी वॉल्यूम फर्स्ट के सारे चैप्टर मैंने उस वीडियो में 1 घंटे की वीडियो में कोशिश किया था कवर करने के लिए। और आज जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके वॉल्यूम सेकेंड, जो कि आपका इंटीग्रेशन है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन और वेक्टर कैलकुलस, 3D लीनियर प्रोग्रामिंग, और इसमें जो लास्ट है वो प्रोबेबिलिटी, जो कि पॉसिबल नहीं है डिस्कस करना। तो ये सब पॉइंट जो है अब पूरा डीपली तो डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है आधे घंटे के 1 घंटे की वीडियो में, 40 मिनट की वीडियो में, लेकिन कोशिश करेंगे कि इसको समराइज करने के लिए। तो अगर आप ट्वेल्थ के स्टूडेंट हैं, मैथ के स्टूडेंट हैं, और आप या तो CUT की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर ट्वेल्थ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये तीनों ही केस में आपके लिए हेल्पफुल होंगे। या फिर आप अंडर ग्रेजुएट में भी हैं तो भी TGT PGT के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आपके लिए बेनिफिट होगा। और मित्रों, इसके पहले मैंने 2-3 वीडियो में डिस्कस किया है क्लास 9th और 10th का। अगर आपके कोई रिलेटिव 10th या फिर 9th में हैं तो उनको आप उन तक आप शेयर भी कर सकते हैं। बट यह बहुत डीपली तो एक्सप्लेन नहीं किया गया है क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड अवेलेबल है नहीं अभी, लेकिन जो भी पॉइंट डिस्कस किए हैं वो टू दी पॉइंट सिलेबस के अकॉर्डिंग डिस्कस किए हैं, तो आप देख सकते हैं। तो मित्रों, वॉल्यूम सेकेंड का जो चैप्टर है ये आपका 70% कवर करते हैं। यानी कि आप अगर ट्वेल्थ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ट्वेल्थ के एग्ज़ाम की, तो आपका CBSE, ICSE और स्टेट बोर्ड, ये तीनों का जो मैथ का गैप है काफ़ी ज़्यादा है। तो हर एक, मतलब हमें लग रहा है कि हर एक स्टेट भी और CBSE और ICSE में तो 8 दिन का गैप है, 8 या 9 दिन का गैप है, तो आपका गैप काफ़ी ज़्यादा मिल गया है मैथ का। इसका बेनिफिट लीजिए और कोशिश कीजिए कि कोई भी टॉपिक छूटने ना पाए। तो हाँ, आपका ये जो वॉल्यूम 2 है, यानी कि ये 70% कवर करता है। वॉल्यूम फर्स्ट आपका 30% या 35% क्वेश्चन वॉल्यूम फर्स्ट से आता है, और मोर देन 60% आपका जो है आपका वॉल्यूम 2 कवर करता है। तो वॉल्यूम 2 का इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। तो मित्रों, आपका फर्स्ट जो चैप्टर है वो है इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन में जो डिस्कस करेंगे ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और पूरा चैप्टर आ गया, यानी पूरा कैलकुलस इसी पे टिका हुआ है। डेरिवेटिव आप पढ़े होंगे तो इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन आप अच्छे से पढ़े होंगे तो इस पे जो है करीब करीब हमें लग रहा है कि 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, 15 to 20 मार्क्स का डायरेक्ट आपका इंटीग्रेशन से आता है आपके पेपर में, 15। और इस पे जो बेस्ड है आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि हाउ टू बी अप्लाई ऑफ द गिवन कॉन्सेप्ट ऑन रियल लाइफ, इन रियल लाइफ। तो ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन से एक लॉन्ग क्वेश्चन और एक जनरली शॉर्ट क्वेश्चन आपका, यानी 7 मार्क्स आपका कवर करेगा ये। और इसी तरीके से आपका डिफरेंशियल इक्वेशन भी पूरी तरीके से जो है आपका इंटीग्रेशन पे ही डिपेंड है। तो इससे एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है डिफरेंशियल इक्वेशन से, और एक शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि 9 मार्क्स का आपका ये कवर करता है। इस तरह वेक्टर कैलकुलस आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन यानी 5 to 6 मार्क का, और 7 to 8 मार्क्स का आपका 3D, और एक लॉन्ग क्वेश्चन एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका यानी कि 6 मार्क का आपका जो है लीनियर प्रोग्रामिंग। और इसी तरीके से एक लॉन्ग और एक शॉर्ट, यानी केस बेस्ड स्टडी में भी जो क्वेश्चन आता है वो आपका प्रोबेबिलिटी से आता है। जनरली जो है बेस थ्योरम या फिर कंडीशन प्रोबेबिलिटीज 2 नंबर के क्वेश्चन आता है। कंडीशन प्रोबेबिलिटी मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B, B/A, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, म्यूचुअल इंडिपेंडेंट करके एक क्वेश्चन आता है। और आपका जो है बेस थ्योरम जो कि मल्टीपल कंडीशन प्रोबेबिलिटी में यूज होता है, तो इसके एक लॉन्ग क्वेश्चन आपके आते हैं, तो वो देखते हैं, डिस्कस करेंगे हम। तो मित्रों, आपको फर्स्ट स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन, इसको हिंदी में जो है समाकलन कहेंगे। और इंटीग्रेशन का जो कॉन्सेप्ट आपका आया है वो डिफ्रेंसिएशन से आया है, यानी कि जो कहा जाए कि डिफ्रेंसिएशन का अगर आपका जो कॉन्सेप्ट है वही यहाँ भी यूज हुआ है। डिफ्रेंसिएशन यानी कि आपको जस्ट कह सकते हैं कि डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन जस्ट इसका जो है रिवर्स है डिफ्रेंसिएशन का। यानी कि जो डिफरेंस, अगर इस समझे बातों को कि जिस किसी फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, तो जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू का इंटीग्रेट करेंगे तो वही वैल्यू होगा जिसका हम डिफ्रेंसिएशन करके इसको फाइंड किए हैं।
जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल देखा जाए तो साइन एक्स का अगर डेरिवेटिव कॉस एक्स है तो कॉस एक्स का हम इंटीग्रेट करेंगे, कॉस एक्स को इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, साइन एक्स आ जाएगा। यानी कि किसी फंक्शन का आपको अगर इंटीग्रेशन फाइंड करना है तो उसका डेरिवेटिव आपको पता होना चाहिए। जस्ट रिवर्स होता है इसका। तो बेसिक फंक्शन आपको याद होना चाहिए, बेसिक फंक्शन का इंटीग्रेशन आपके एकदम क्लियर होना चाहिए। और इसमें जो है स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन, फंक्शन के इंटीग्रेशन और कुछ और पार्शियल फ्रैक्शन भी है, तो ये पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो मित्रों स्टार्ट करते हैं हम लोग जो बेसिक फंक्शन है उसका। तो बेसिक फंक्शन आपका अलजेब्रिक फंक्शन हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया। और हाँ दोस्तों, आप वीडियो देख रहे हैं तो लास्ट तक, अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं तो लास्ट तक देखिए, इसका आपको बेनिफिट मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं तो इस रिवीजन के लिए तो स्टार्ट करते हैं। आपका बेसिक एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो एल्जेब्रिक फंक्शन में एक ही फंक्शन को हम बेस बनाए हैं, तो एक्स टू द पावर एन। तो एक्स टू द पावर एन का अगर डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स टू द पावर एन प्लस वन मान लीजिए, तो इसका एक्स टू द पावर एन प्लस वन का डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा एन प्लस वन एक्स होल टू द पावर एन प्लस वन माइनस वन, फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो एक्स टू द पावर एन मिलेगा, एन प्लस वन एक्स टू द पावर एन। तो इसको आप जो जो डी एक्स है वो आर एच एस में ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करेंगे आप, तो हो जाएगा एक्स टू द पावर एन डी एक्स का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डी एक्स इजक्वल टू हो जाएगा एक्स टू द पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन। यानी कि इससे कंक्लूजन ये निकला है कि आप किसी फंक्शन का डेरिवेटिव कर रहे हैं तो जो वैल्यू आ रहा है तो उस वैल्यू का आप इंटीग्रेट करेंगे तो वही आ जाएगा जिसका आप डेरिवेशन किए हैं। तो देख लीजिएगा इसमें। नेक्स्ट आपका साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स हो गया। फिर कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स है, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होगा। कॉस एक्स का डेरिवेशन माइनस साइन एक्स है, तो साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट एक हेड हो जाता है। तो इस तरह टेन एक्स का डेरिवेशन जो होता है वो होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन टेन एक्स प्लस सी। कॉट एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स प्लस सी। उस तरह सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो आएगा सेक एक्स टेन एक्स, तो अगर आप सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा सेक एक्स प्लस सी। उसी तरीके से आप अगर कोसेक एक्स का आप डेरिवेशन करेंगे तो आएगा माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, तो माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स का आप इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। और अगर आप टेन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो, यानी कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कुछ स्पेशल केस में पूछते हैं। टेन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो टेन एक्स किसका डेरिवेशन है, तो टेन एक्स डेरिवेशन है आपका लॉग सेक एक्स का डेरिवेशन है। चेन रूल से आप सॉल्व करेंगे तो आपको टेन एक्स मिलेगा। तो टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग सेक एक्स या फिर माइनस लॉग कॉस एक्स आएगा, प्लस सी आएगा। तो देख लीजिएगा ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। फिर इस तरह इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो इंटीग्रेशन देख लेते हैं। साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन वन बाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट वन बाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। तो उसी तरीके से आप डिफ्रेंसिएशन करेंगे वन टेन इनवर्स एक्स का, तो आ जाएगा वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। तो देख लीजिएगा ये सब। नेक्स्ट आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखेंगे तो ई टू पावर एक्स का जो अगर डिफ्रेंसिएशन होता है तो ई टू पावर एक्स होता है, तो ई टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई टू पावर एक्स ही होगा। लेकिन अगर ई टू पावर ए एक्स आप कहेंगे, ए इज ए कॉन्स्टेंट, यानी कि ई टू पावर टू एक्स ई टू पावर थ्री एक्स, तो यह आ जाएगा ए ई टू पावर ई एक्स आएगा, ए एक्स आएगा। तो उसी तरीके से इंटीग्रेट कर देंगे इसका, ई टू द पावर ए एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई टू द पावर ए एक्स बाई ए प्लस सी। यानी कि जो कांस्टेंट आपको वहाँ डिफ्रेंसिएशन में आया था वो कॉमन होकर के इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अगर ई टू द पावर माइनस टू एक्स है डी एक्स है तो ई टू द पावर माइनस टू एक्स बाई माइनस टू प्लस सी आ जाएगा। देख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट आपका लॉग एक्स आ जाएगा। लॉग एक्स का जो डेरिवेशन आता है वन बाई एक्स होता है, तो वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग एक्स प्लस सी। लेकिन लॉग एक्स का इंटीग्रेशन करना हो, ये क्वेश्चन आता है कि फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स, तो लॉग एक्स में आप बाई पार्ट यूज करेंगे, उसमें आप देखेंगे आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट आपका जो है आपका कुछ और फंक्शन है, तो इन सब का आपका ये बेसिक फंक्शन है, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसी फंक्शन के यूज करके आपके क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आ जाएगा सम एंड डिफरेंस ऑफ टू आर मोर देन टू फंक्शन, या फिर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। तो प्रोडक्ट हम बाई पार्ट का यूज करते हैं, इसमें आइलेट रूल अप्लाई करते हैं। आइलेट रूल ये करता है कि आप जब बाई पार्ट यूज करते हैं एफ एंड जी डी एक्स, यानी दो फंक्शन का प्रोडक्ट करते हैं, तो फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट डिफरेंशिएशन का फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव
प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव। लेकिन इंटीग्रेशन में ये अलग हो जाता है। इंटीग्रेशन में आपका अगर दो फंक्शन दिए हुए हैं तो बाई पार्ट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेशन सेकंड का इंटीग्रेशन और होल इंटीग्रेशन, उसमें देख लीजिएगा। तो इसमें जब आप देखेंगे तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेशन हो रहा है, सेकंड का इंटीग्रेशन हर जगह हो रहा है। तो जनरली अगर दो फंक्शन दिए होते हैं तो हम जनरली फर्स्ट फंक्शन उसको मानते हैं, सेकंड फंक्शन उसको मानते हैं जिसका डेरिवेशन पॉसिबल है। तो अगर log x का केस दिया होता है, log x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट पॉसिबल नहीं होता है। तो इसको बाई पार्ट से जब अगर ब्रेक करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे log x को मानेंगे और सेकंड फंक्शन आप 1 को मानेंगे, अगर नहीं है तो 1 को आप सेकंड फंक्शन मानेंगे। उस तरह अगर इन्वर्स ज्योमेट्रिक फंक्शन में अगर मान लीजिए टेन इनवर्स x का इंटीग्रेशन पूछ दिया, क्योंकि पूछता है ये 2 नंबर का है, 1 नंबर का टेन इनवर्स x का इंटीग्रेशन पूछ दिया, तो इसमें भी बाई पार्ट यूज करेंगे क्योंकि इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। तो बाई पार्ट के हेल्प से आप इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और सेकंड फंक्शन आप 1 को मानेंगे। साइन इनवर्स एक्स केस में भी साइन इनवर्स को आप फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और 1 को आप सेकंड फंक्शन मानेंगे। तो बाई पार्ट का यूज करेंगे, इसमें देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपको मित्रों जो है कुछ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन है जिसका हम यूज करेंगे। तो जैसे मान लीजिए आपका स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन में 1/x² a² प्लस x² अगर dx आता है तो इसका हम इजीली इसका सॉल्व कर लेते हैं 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c करके। लेकिन आपको अगर आ गया 1/x² माइनस a² या 1/a² माइनस x², तो इसका डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता है, जिसको हम स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन कहेंगे। तो ये हो जाएगा 1/2a ln x माइनस a बाई एक्स प्लस a प्लस c x² माइनस a² केस में। और अगर 1/a² माइनस x² केस आ रहा है तो माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये जाएगा 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। अगर आपका ये जो है a² माइनस x² केस बन रहा है तो इस पर भी क्वेश्चन आता है मित्रों, देख लीजिएगा। ये जैसे आपका आ गया कि फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस 1 dx, तो क्या हो जाएगा 1/2a log x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, देख लीजिएगा ये। नेक्स्ट आपको मित्रों आ जाएगा जैसे इसको इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a² माइनस x² dx, तो ये आपका स्पेशल, ये आपका साइन इनवर्स केस बनेगा। क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x/a प्लस c, यहाँ पे ये कांस्टेंट है। बट आपका अगर ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² माइनस a² आ गया, x² माइनस a², ए इज सम कांस्टेंट 2 3 4 1 भी हो सकता है, dx आ गया। तो इस केस में हम डायरेक्ट ना करके ये स्पेशल फंक्शन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ln x प्लस √x² माइनस a² प्लस c। तो इसे आप देख लीजिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी कि ln x प्लस √x² माइनस a² प्लस c। दूसरा 2 और 3 और स्पेशल केस हैं जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपका आगे इंटीग्रेशन ऑफ √a² माइनस x² आ गया, या फिर √a² प्लस x² आ गया, या फिर √x² माइनस a² आ गया, या a² माइनस x² आ गया। तो dx किस में क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन करने के लिए, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ अगर √x² माइनस a² आता है तो ये काफ़ी लेंदी इसका प्रोसेस है। तो इसको प्रोसेस ना समझ करके डायरेक्ट आप फार्मूला देखेंगे, क्योंकि ये फार्मूले से क्वेश्चन आता है। जैसे मान लीजिए आपका आगे इंटीग्रेशन ऑफ √x² माइनस 5, √x² माइनस 25, √x² माइनस 4, √x² माइनस 1 आ गया, dx आ गया। तो क्या करेंगे, फार्मूला क्या होता है x/2 अंडर जो फंक्शन है वही उतर जाएगा, √x² माइनस a², और माइनस a² है तो माइनस a²/2, और ln x ब्रैकेट में x प्लस √x² माइनस a² प्लस c, देख लीजिएगा इसको। और अगर यही आपका √a² प्लस x² dx है इंटीग्रेशन में, तो क्या हो जाएगा x/2 अंडर जो फंक्शन है वही उतर जाएगा, x² प्लस a², और प्लस a² है तो प्लस a²/2 ln ब्रैकेट में x प्लस √x² प्लस a² प्लस c। और अगर a² माइनस x² है तो x/2 √a² माइनस x² प्लस a²/2 ln x, या फिर साइन इनवर्स x/a। तो इस तरीके से देख लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, इसका एक क्वेश्चन आपका लॉन्ग में बनता है। नेक्स्ट मित्रों आप देखेंगे तो ये इनडिफिनिट इंटीग्रल केस है। इसके बाद आपका इंडिफिनिट से, इंडिफिनिट और डिफिनिट में डिफरेंस क्या होता है कि डिफिनिट में आपका लिमिट फिक्स होता है, यानी कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट फिक्स होता है, बट इनडिफिनिट में लिमिट और नॉट फिक्स। इसके जो वैल्यू होते हैं कांस्टेंट के फॉर्म में होंगे, और डिफिनिट में कांस्टेंट आपस में कैंसिल आउट जाते हैं, तो जो वैल्यू आएगा वो पर्टिकुलर एक वैल्यू ही आता है। तो इनडिफिनिट में एक क्वेश्चन आता है लॉन्ग से आ सकता है आपका पार्शियल फ्रैक्शन से, यानी कि फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस 1 इंटू x प्लस 1 करके आ सकता है, या x प्लस 5 आ सकता है, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई मान लीजिए सपोज करें कि x² प्लस 5 फर्स्ट ब्रैकेट में और सेकंड ब्रैकेट में x प्लस 1 आ गया,
या फिर इस तरह इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+1 x+2। तो ऐसे केस में आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक करते हैं। और पार्शियल फ्रैक्शन का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि इसका डायरेक्ट आपको पॉसिबल नहीं है इंटीग्रेशन। तो क्या करते हैं, इसको हम ब्रेक करते हैं। अब ये चाहे स्पेशल बन सकता है और चाहे नॉर्मल ही बन सकता है ब्रेक करने के बाद। जैसे 1/x² -5 प्लस 1/x+1 आ गया, इस तरफ ब्रेक करना पड़ेगा। अब ब्रेक करेंगे तो आप प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे कि सम एंड डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन का जैसे होगा फंक्शन ब्रेक हो जाएगा इंटीग्रेशन में। यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + 1 इंटू x+1 अगर dx आता है तो ब्रेक करेंगे इसको। सपोज करें कि 1/x² + 5 और प्लस 1/(-1/x+1) आ गया, तो जैसे है उसी फॉर्मेट में इंटीग्रेशन में ब्रेक हो जाएगा। यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + 5 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+1 dx। अब इजली आप उसका इंटीग्रेशन आपको पता है, आप उसे लगा लीजिएगा। नेक्स्ट फंक्शन हम लोग आते हैं डिफिनिट इंटीग्रल पर। तो डिफिनिट इंटीग्रल वो इंटीग्रल होता है जिसमें लिमिट फिक्स होता है और इसमें कांस्टेंट यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि सेम कांस्टेंट का अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं तो कांस्टेंट कैंसिल हो जाता है। तो डिफिनिट के एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका जनरली आता है। इसके 8 प्रॉपर्टी होते हैं, 8 प्रॉपर्टी से एक लॉन्ग क्वेश्चन का एक क्वेश्चन आता है। तो इसमें 8 प्रॉपर्टी में क्या हो जाएगा, फर्स्ट प्रॉपर्टी आपका है इंटीग्रेशन ऑफ a to b fx dx। क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ a to b fa + b - x dx। देख लीजिएगा इसको। और दूसरा हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0, अगर दिया हुआ है बड़ा इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है a to b अगर दिया हुआ है fx dx दिया है तो लिमिट को चेंज करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि माइनस इंटीग्रेशन ऑफ b to a fx dx। इसका यूज करते हैं जब आप इंटीग्रेशन ऑफ a to b या 0 to π/2 log sin x या फिर log cos x dx का फाइंड करते हैं प्रूव करने के लिए। एक क्वेश्चन आता है वो 5 मार्क्स का। तो -π/2 log 2 जो आता है वो कई प्रॉपर्टी को यूज करके हम इसको सॉल्व करते हैं, देख लीजिएगा उसमें। नेक्स्ट इसमें दो बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी था जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है या फिर सब्जेक्टिव में आ सकता है कि इंटीग्रेशन ऑफ -a to +a fx dx अगर लिमिट सेम है और साइन चेंज है, एक माइनस एक प्लस है, -π to +π -π/2 से +π/2 इस तरह करके fx dx दो केसेस होंगे। अगर fx इवन फंक्शन है और fx ऑड फंक्शन है। तो अगर fx इवन फंक्शन, अच्छा इवन फंक्शन क्या होता है, इवन फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसमें वेरिएबल का साइन चेंज करने पे वेरिएबल फंक्शन पे कोई प्रभाव ना पड़े। जैसे cos x, cos -x और cos x दोनों सेम होता है वैल्यू। उस तरह आपका sec x भी, चाहे वेरिएबल को साइन चेंज कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। बट sin x cosec x ये क्या है, ऑड फंक्शन है। जैसे मान लीजिए x भी क्या है, ऑड फंक्शन है, पावर ऑड है, तो x² क्या है, इवन फंक्शन है। यानी कि इवन फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसमें अगर हम वेरिएबल के साइन चेंज करते हैं तो फंक्शन के वैल्यू में कोई प्रभाव नहीं होता है। जैसे x² को आप इस तरह कहिए चाहे -x का होल स्क्वायर कहिए, दोनों को वैल्यू सेम ही आएगा। तो अगर इंटीग्रेशन ऑफ -a to +a fx dx केस में अगर fx आपका इवन फंक्शन है तो ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a fx dx हो जाएगा, और अगर ऑड फंक्शन है तो 0 हो जाएगा। इसी तरीके से आपका इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2a fx dx अगर आता है तो अगर इसकी जो दो केस में बनेंगे। एक तो फर्स्ट केस क्या हो जाएगा कि फंक्शन ऑफ f2a अगर 0 to 2a दिया हुआ है, अपर लोअर में 0 दिया है, अपर लिमिट 2a दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा अगर f2a - x dx = fx आ रहा है तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2a fx dx का वैल्यू हो जाएगा ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a fx dx, यानी ट्वाइस हो जाएगा और अपर लिमिट में जो 2 है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। और अगर इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2a fx dx के केस में अगर f2a - x = -fx आता है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2a fx dx = 0 हो जाएगा। तो देख लीजिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट इसका जो है यूज है। नेक्स्ट मित्रों अगर कुछ इंपॉर्टेंट और भी देखा जाए तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to mx dx अगर दिया हुआ है fx dx, इसका भी यूज कई जगह किया गया है fx dx। तो अपर लिमिट में अगर हम m दिया हुआ है तो हम अगर इसमें m से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपर लिमिट में m से डिवाइड होगा, यानी कि m इंटीग्रेशन ऑफ 0 to x अगर मान लीजिए n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 to mx dx fx dx आ रहा है। तो अगर हम यहाँ से n के मल्टीप्लाई कर रहे हैं फंक्शन, मतलब पूरे इंटीग्रेशन में n से, तो अपर लिमिट में इसके n से डिवाइड करेंगे, यानी कि n इंटीग्रेशन ऑफ 0 to mx/n fx dx। तो देख लीजिएगा इसका कॉन्सेप्ट का बड़ा यूज है। नेक्स्ट मित्रों आप मिसलेनियस के भी क्वेश्चन देख लीजिएगा।
जो जैसे मान लीजिए आपका इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट कॉट एक्स प्लस अंडर रूट 10x dx, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है ये। दूसरा आपका इंटीग्रेशन ऑफ जो है मॉड एक्स प्लस वन प्लस मॉड एक्स प्लस टू प्लस मॉड एक्स प्लस थ्री से करके dx करके, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा इसको। फिर इसमें जो प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स ब्रैकेट में एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़, इस पर मान लीजिए क्वेश्चन इस पे आ गया, ये फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स साइन एक्स ब्रैकेट ब्रैकेट में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन रूल प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स अगर दिया हुआ है तो इसको हम डायरेक्ट बिना सॉल्व किए लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। तो इस केस में क्या हो जाएगा, एफ एक्स कौन सा होगा, साइन एक्स या कॉस एक्स। ऑब्वियस है साइन एक्स को हम एफ एक्स मानेंगे क्योंकि इसका डेरिवेशन जो है कॉस एक्स दिया हुआ है। तो इसकी जो बिना सॉल्व किए हुए डायरेक्ट वैल्यू क्या हो जाएगा इसका, ई टू द पावर एक्स साइन एक्स प्लस सी। तो देख लीजिएगा इस पर भी क्वेश्चन 2 नंबर का आपका आता है। नेक्स्ट मित्र हम लोग डिस्कस करेंगे क्या हो जाएगा आपका, अच्छा डिफरेंट इंटीग्रल प्रॉपर्टी क्या होती है कि इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स अगर दिया हुआ है तो इसकी वैल्यू अगर मान लीजिए एफ एक्स आ रहा है, कैपिटल एफ एक्स आ रहा है, तो डिफरेंट इंटीग्रल में क्या हो जाएगा ये वैल्यू एफ बी माइनस एफ ए, यानी कि जो वैल्यू आया है उसमें अपर लिमिट रखेंगे माइनस फिर लोअर लिमिट रखेंगे उस वैल्यू में, और वही इसका जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर जो इंपॉर्टेंट है 7 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसमें से एक लॉन्ग और एक 2 नंबर का आता है, वो है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। एप्लीकेशन मीन्स हाउ टू बी अप्लाई ऑफ द गिवन कॉन्सेप्ट इन रियल लाइफ। तो अगर देखेंगे तो डेरिवेशन का जो एप्लीकेशन है वो फाइंड द टेंजेंट, फाइंड द नॉर्मल, फाइंड द मैक्सिमा मिनिमा, या फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का इंटरवल फाइंड करने के लिए, तो वो आपका डेरिवेशन, या फिर आपका ये कह सकते हैं कि रेट चेंज ऑफ फंक्शन, यानी कि वेलोसिटी फाइंड करने के लिए, एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए, तो इसमें हम आपका डेरिवेशन का यूज करते हैं। बट इंटीग्रेशन का यूज कहाँ करते हैं, इंटीग्रेशन का यूज करते हैं अगर हमको एरिया फाइंड करना हुआ है, या फिर वॉल्यूम फाइंड करना हुआ है, या फिर आर्क लेंथ फाइंड करना हुआ है, जहाँ पे सिंगल इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, वहाँ पे हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन यूज करते हैं। तो आप लोग को मित्रों जो पढ़ना है वो है केवल एरिया रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ना है। तो एरिया किस टाइप का, सर्कल का एरिया, बाउंडेड एरिया, एलिप्स का बाउंडेड एरिया, एक ट्रायंगल दिया हो जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा कि फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल इफ वर्टिसेस आर गिवन। तो वर्टिसेस के हेल्प से आप क्या करेंगे, लाइन फाइंड करेंगे इक्वेशन फार्मूले के हेल्प से, y माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स वन। तो तीनों साइड के इक्वेशन फाइंड करेंगे, उसके हेल्प से आप उसका एरिया फाइंड करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका जनरली रिपीट करता है। तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में क्या करेंगे आप, एरिया कैसे फाइंड करेंगे, तो एरिया फाइंड करने का एक ही कॉन्सेप्ट है कि आपका जो है लोअर लिमिट अपर लिमिट बड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो मित्रों हम बता रहे हैं कि अगर आपका एक्स से आप चलते हैं इंटीग्रेशन में, तो लेफ्ट वाला लोअर लिमिट होगा और राइट वाला फंक्शन अपर लिमिट होगा। लेकिन आप अगर वाई को रिस्पेक्ट में चलते हैं तो लो वाला जो होगा वो आपका लोअर लिमिट होगा, और एबव वाला जो होगा फंक्शन वो आपका अपर लिमिट होगा। ये आपका देख लीजिएगा, इसमें से आपका क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन आपका सर्कल से जनरली वही रिपीट करता है, सर्कल या एलिप्स से या फिर ट्रायंगल से, कि फाइंड द रीजन बाउंडेड बाय द गिवन। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 4 दिया हुआ, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज बाय द गिवन लाइन y इक्वल टू एक्स एंड एक्स एक्सिस एंड द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 32। बड़ा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपका जो है लॉन्ग में रिपीट करता है। या फिर ये देख लीजिए कि फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द गिवन पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। तो इससे आपका जो है क्वेश्चन, ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है। या फिर ये यूजिंग द इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द गिवन ट्रायंगल वेयर वर्टिसेस आर 1 0 2 2 एंड 3 1 आर गिवन। तो देख लीजिएगा इसमें से आपका जो है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपका लॉन्ग में आएगा। नेक्स्ट मित्रों हम लोग डिस्कस करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन? तो अ इक्वेशन विच कंसिस्ट डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल एंड सम फंक्शन ये कांस्टेंट इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको मित्रों फर्स्ट क्वेश्चन आपका 1 नंबर का आता है कि फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले ऑर्डर क्या होता है कि हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव इज डिफाइंड बाय ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड डिग्री इज डिफाइंड बाय पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। लेकिन डिग्री आप तभी डिफाइन कर पाएंगे जब डिफरेंशियल इक्वेशन वो पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रहा हो, यानी कि अगर उसे आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को तो पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई नहीं करेगा। जैसे साइन dy बाई डी एक्स,
या फिर ई टू द पावर डी वाई बाई डी एक्स, अगर दिया हुआ है डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस ई टू द पावर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, तो इस इक्वल टू 5 दिया है मान लीजिए, तो इस केस में आप डिफरेंशियल इक्वेशन को आप पॉलिनोमियल के फॉर्म में सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं, तो हम डिग्री फाइंड नहीं कर पाएंगे। ऑर्डर फाइंड हो जाएगा बट डिग्री फाइंड नहीं हो पाएगा। तो ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर इज द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन में जो सबसे ज़्यादा डेरिवेटिव होगा ऑर्डर का, वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाएगा। और मैक्सिमम ऑर्डर पे जो पावर होगा, भले ही वो 1 ही क्यों ना हो, 2 क्यों ना हो, तो वो उसकी डिग्री कहलाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका यही आ जाएगा कि फाइंड द डिग्री एंड, जनरली जो क्वेश्चन रिपीट करता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का ही पूछता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर रो इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल टू द पावर 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 बाई डी टू वाई बाई डी एक्स टू, देन फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस केस में ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि रो डी टू वाई बाई डी एक्स टू में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है पॉलिनोमियल सेटिस्फाई करेगा। और 3/2 दिया हुआ है आर एच एस में, तो 3/2 को फ्रैक्शन का हटाएंगे तो क्या करेंगे आप? 2 से मतलब ये स्क्वायर करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो इधर आपका 3 बचेगा, उधर चला जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स टू का होल स्क्वायर। तो ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हो जाएगा 2 और डिग्री भी क्या हो जाएगा? 2। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट मित्रों आपका आता है कि सॉल्व द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन रिपीट करेगा, जनरली वो होमोजीनियस सही आता है। तो आपका फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री को डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड हैं। फर्स्ट मेथड जो होगा आपका वेरिएबल सेपरेबल होगा, दूसरा जो होगा होमोजीनियस होगा और तीसरा जो होगा लीनियर फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। तो वेरिएबल सेपरेबल नाम से क्लियर हो रहा है कि अगर हम वेरिएबल को आप इजीली सेपरेट कर सकें तो वहाँ वेरिएबल सेपरेबल यूज होगा। जैसे अगर दिया है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपन साइन एक्स, या फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर 1 प्लस वाई स्क्वायर अपन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जहाँ पे वेरिएबल को इजीली सेपरेट कर सकते हैं वहाँ वेरिएबल सेपरेबल यूज होगा। करते क्या है कि एक्स का फंक्शन चला गया डी एक्स के पास और वाई का फंक्शन चला गया डी वाई के पास, अगेन इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड में, ईजिली सॉल्व हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर क्वेश्चन आपका आ गया कि एक्स प्लस वाई प्लस 3 एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, तो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, तो यहाँ पे हम वेरिएबल्स को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे केस में हम यूज करते हैं होमोजीनियस फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होता है ये। तो होमोजीनियस फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म इसका होता है डी वाई बाई डी एक्स एक्स टू द पावर एन एफ वाई बाई एक्स का फंक्शन मिले, या फिर डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू वाई टू द पावर एन एफ एक्स बाई वाई का फंक्शन मिले। अगर डी वाई बाई डी एक्स है तो वाई बाई एक्स का फंक्शन मिलेगा, और डी एक्स बाई डी वाई है तो एक्स बाई वाई का फंक्शन मिलेगा। तो इस केस में आपका हो जाएगा ये आपका होमोजीनियस फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। तो होमोजीनियस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि हम एक्स या फिर वाई को कॉमा लेकर के एक्स बाई वाई या फिर वाई बाई एक्स को हम चेंज करते हैं। तो मान लीजिए अगर डी वाई बाई डी एक्स दिया हुआ है तो वाई बाई एक्स में कन्वर्ट करना है, तो वाई बाई एक्स का जब फंक्शन मिलेगा उसको हम मानेंगे भी, और फिर वाई इक्वल टू भी एक्स हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे आप, अगर वाई बाई एक्स को भी मान लिए हैं तो ओवरऑल आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा डी पी बाई डी एक्स में, यानी कि वाई को आपको हटाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? वाई इक्वल टू भी एक्स हो गया। अब डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा एक्स डी पी बाई डी एक्स प्लस बी डी भी आएगा। तो जहाँ डी वाई बाई डी एक्स है वहाँ पे आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो आपको डी भी बाई डी एक्स के फॉर्म में फंक्शन हो जाएगा, और होमोजीनियस से कन्वर्ट हो जाएगा वेरिएबल सेपरेबल में, यानी कि भी और एक्स में वेरिएबल सेपरेबल में एक आपको फंक्शन मिल जाएगा। तो वेरिएबल सेपरेबल में जो भी का फंक्शन है वो डी भी का चला जाएगा, और एक्स का फंक्शन डी एक्स के पास आ जाएगा, उसको अगेन इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड में, तो भी और एक्स के फॉर्म में एक आपको इक्वेशन मिल जाएगा। अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है, अभी आपको भी को पुट करना है वाई बाई एक्स के फॉर्म में, तो भी को आप वाई बाई एक्स के फॉर्म में पुट करेंगे, वही आपका एक इक्वेशन आ जाएगा। तो ये जो इक्वेशन होगा वो जनरल इक्वेशन होगा क्योंकि इसमें सी मौजूद होगा। बट कहीं के क्वेश्चन जब लॉन्ग पोर्शन पूछा जाए तो उसमें पूछता है कि फाइंड द पार्टिकुलर सोल्यूशन, तो पार्टिकुलर सोल्यूशन में आपको सी की भी वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो वाई 0 इक्वल टू मान लो 5 दिया हुआ है, तो वाई इक्वल टू 5 और एक्स इक्वल टू 0 पुट करेंगे इस केस में, तो सी की वैल्यू आ जाएगा, सी की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको जनरल से वो पार्टिकुलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देख लीजिएगा, आपको इससे एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका रिपीट करता है।
नेक्स्ट आपको आता है लीनियर फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि ये जनरली रिपीट कर सकता है। अच्छा, ये होमोजीनियस में देखिए, होमोजीनियस में आपका जो ये क्वेश्चन है, ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यही से आपको देंगी, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन आपका गया, जैसे मान लीजिए हाँ दिया हुआ है, सो दैट डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि 2y e⁻x/y dx प्लस y-2x e⁻x/y dy। तो e⁻x/y या फिर ये सब जो क्वेश्चन है ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है लॉन्ग में। या फिर मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन आ गया कि x प्लस वाई ब्रैकेट में x प्लस वाई डी वाई प्लस एक्स माइनस वाई डी वाई डी एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 1 वेन एक्स इक्वल टू 1 पे, ये आपको पार्टिकुलर सोल्यूशन। तो इस तरीके से आप इस चैप्टर को देख लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। e⁻y/x वाला केस इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। अच्छा, e⁻ अगर y/x आ गया तो इसका मतलब वो होमोजीनियस ही होगा, ये वो ना तो लीनियर होगा ना तो वो वेरिएबल सेपरेबल होगा, वो होमोजीनियस ही आएगा। तो देख लीजिएगा उसको। नेक्स्ट मित्रों हम लोग डिस्कस जो करेंगे वो आपका आएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है dy/dx प्लस pxy इक्वल टू qx, या फिर dx/dy प्लस pyx इक्वल टू qy। जनरली जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो बहुत घुमा के नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि जेई का एडवांस या मेंस का क्वेश्चन नहीं है। तो आपको जो है बोर्ड देना है, तो बोर्ड में जनरली वो रिपीट करता है क्वेश्चन। तो आप हाँ आप सिंपल पेपर सॉल्व कर लीजिए और थोड़ा सा जो है प्रीवियस ईयर के पेपर भी आप देख सकते हैं। तो बोर्ड में जनरली वो सबको लेके चलना होता है, तो इसलिए वो जनरली रिपीट करते हैं क्वेश्चन। तो अगर मान लीजिए आपको लीनियर फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन आता है तो जनरली वो dx/dy केस वो लोग अवॉइड करते हैं, तो dy/dx वाला केस ही देते हैं। लेकिन आप पढ़ लीजिएगा दोनों। तो dy/dx क्या हो जाएगा, dy/dx प्लस pxy इक्वल टू qx के फॉर्म में अगर आपको आ गया तो ये जनरल फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होता है लीनियर फॉर्म का। तो अगर इस फॉर्म में आ गया तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, y के कोफिशिएंट जो है वो px है, तो आप px फाइंड करेंगे, और जो RHS में हो वो qx है, वो x का फंक्शन पूरी तरह सेपरेट करेंगे। तो जब आप y कोफिशिएंट फाइंड कर लिए dy/dx प्लस pxy इक्वल टू qx की फॉर्म कंपेयर करके, यानी dy/dx में कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो उस केस में y का जो कोफिशिएंट होगा वो px होगा। तो सबसे पहले आप फाइंड करेंगे, आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि समाकलन गुणक। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे, इसका ये फार्मूला होता है e⁻इंटीग्रेशन ऑफ px dx, e⁻इंटीग्रेशन ऑफ px dx। जो आप px फाइंड किए हैं वो एक्सपोनेंशियल के पावर में करेंगे e⁻इंटीग्रेशन ऑफ px dx, तो वहाँ जो वैल्यू आएगा वही आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। जब आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया तो आपका इसका सोल्यूशन क्या होता है, y इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर qx dx प्लस c, यानी कि y इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड किए हैं वो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आप फाइंड किए हैं इंटू QX जो RHS में है x का फंक्शन, और dx यहाँ पे बाई पार्ट लगा के आप सॉल्व कर लेंगे प्लस कांस्टेंट। तो इस तरीके से आप जो है आप सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं लीनियर फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के को। इससे भी आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, तो देख लीजिएगा। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, मेरे अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट जो है वो आपका है 1 + x² dy/dx प्लस 2xy इज इक्वल टू 1/1 + x²। देख लीजिएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब है, जिससे आपका 5 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका लीनियर फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन मिसलिनियस का ये सॉल्व द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन tan इनवर्स y माइनस एक्स ब्रैकेट क्लोज dy इज इक्वल टू 1 + y² ब्रैकेट क्लोज x dx। जब इसे कन्वर्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा dx/dy प्लस x/1 + y² इज इक्वल टू tan इनवर्स y/y 1 + y²। तो अगर बहुत टफ पेपर बनाना है इनको तो इस टाइप के क्वेश्चन भी वो ऐड कर सकते हैं, तो देख लीजिएगा। हाँ मित्रों, आप इसमें जो है पूरी तरह फोकस करें, आप NCERT की फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आपके बनते हैं चाहे वो 10th बोर्ड एग्जाम में हो चाहे वो 12th बोर्ड एग्जाम में हो, ये आपके NCERT से बाहर नहीं जाने देना चाहता है कोई भी एग्जामिनर। तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी आप NCERT को दीजिए, और वो भी न्यू NCERT को। और अगर न्यू NCERT पूरी तरीके से कवर अप हो जाए उसके बाद ही आप साइड बुक जो भी यूज कर रहे हैं वो ही यूज कीजिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन का पैटर्न है वो आपके न्यू NCERT को फॉलो करते हुए बनेगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन मित्रों बस इतना ही। नेक्स्ट आपका जो है वेक्टर अलजेब्रा। तो वेक्टर अलजेब्रा में आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि वेक्टर क्या होता है। वेक्टर वो होता है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, वेलोसिटी हो गया आपका, एक्सेलरेशन हो गया आपका, फोर्स हो गया, तो ये सब नहीं पूछा जाएगा। बस ये है कि आपको इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो फर्स्ट फाइंड द डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन एंड यूनिट नॉर्मल,
एंड फाइंड द यूनिट नॉर्मल एंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर, इस टाइप के क्वेश्चन आपके जनरली आते हैं। तो इसमें फर्स्ट जो आपका मित्र जो क्वेश्चन है वो है आपका डायरेक्शन रेशियो क्या होता है। तो कोई वेक्टर अगर दिया हुआ है तो उसके जो आई जे के कंपोनेंट होते हैं उसको हम उसी को हम डायरेक्शन रेशियो कहते हैं। जैसे अगर a1i प्लस a2j प्लस a3k अगर दिया हुआ वेक्टर, तो a1 कामा a2 कामा a3 इज ए डायरेक्शन रेशियो ऑफ द गिवन वेक्टर। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, तो अगर हम इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, यानी कि वेक्टर ए को हम वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, तो फिर जो आई जे के कंपोनेंट आएगा तो उसी को हम डायरेक्शन कोसाइन करते हैं। यानी डायरेक्शन कोसाइन ऑफ a1i प्लस a2j प्लस a3k क्या हो जाएगा, a1 बाई अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, कॉमा a2 बाई अंडर रूट a2 स्क्वायर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, कॉमा a3 बाई अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। अब इसमें मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है उस पॉइंट, यानी कि जो आप वेक्टर को आप वेक्टर फॉर्म में किए हैं तो उसका पॉइंट से ओरिजिन की जो दूरी होती है वही आपका इसका मैग्नीट्यूड होता है। यानी कि मैग्नीट्यूड इज डिफाइंड बाय डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन, यानी कि अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। तो ये आपका हो गया डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो। ये आपका एक क्वेश्चन आपका इससे आएगा एग्जाम में। नेक्स्ट मित्रों आता है सम एंड डिफरेंस ऑफ वेक्टर। तो सम एंड डिफरेंस ऑफ वेक्टर इज डिफाइंड बाय सम एंड डिफरेंस ऑफ करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट, यानी कि आई का आई के साथ, जे का जे के साथ और के का के के साथ आपस में अब मल्टीप्लाई भी आप जब करेंगे तो मल्टीप्लाई सबका होता है। यानी कि अगर किसी वेक्टर मल्टीप्लाई 2 करते हैं तो उसके आई जे के तीनों कंपोनेंट में उसका मल्टीप्लाई होता है। नेक्स्ट मित्रों आपका जो हो जाएगा वो आता है यूनिट नॉर्मल। तो यूनिट नॉर्मल क्या होता है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो अगर ए और बी दो वेक्टर दिए हुए हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दो टाइप के इसके प्रोडक्ट होते हैं। तो फर्स्ट जब डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या हो जाएगा, वो ए डॉट बी इक्वल हो जाएगा a1, अगर a इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3k कब दिया है और b इक्वल टू b1i प्लस b2j प्लस b3k कब दिया हुआ है, इसका जो डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। यानी कि आई का आई के साथ, जे का जे के साथ और के कोफिशिएंट आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आपका क्या हो जाएगा, सम कर देंगे तो वही आपका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। और डॉट प्रोडक्ट दूसरा क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। अगर एंगल दिया हुआ है तो ये फार्मूला यूज करेंगे और एंगल नहीं दिया हुआ है, वेक्टर दिया हुआ है तो आप इस फार्मूले की यूज करेंगे। तो ये दोनों आपस में, तो यहाँ से आप थीटा क्या हो जाएगा, इसके बीच का एंगल फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा ए डॉट बी, यानी कि a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 बाई अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर इंटू अंडर रूट b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। अब देख लीजिएगा ऐसे आप क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट अगर दो वेक्टर दिए हुए हैं तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट होता है किसका, आई जे की कंपोनेंट का। यानी कि अगर ए दिया हुआ a1i प्लस a2j प्लस a3k कैप, बी दिया हुआ है b1i प्लस b2j प्लस b3k कैप, तो ए क्रॉस बी इक्वल टू हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ आई जे के। फर्स्ट रो में आपका ये हो जाएगा, सेकेंड रो में आपका वेक्टर हो जाएगा और थर्ड रो में आपका, थर्ड रो मतलब हॉरिजेंटल जो होगा, तो फर्स्ट में आई जे के, सेकेंड में a1 a2 a3 और थर्ड में b1 b2 b3। अब जैसे आप डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं उसी तरह इसको सॉल्व कर लेंगे, आई जे के फॉर्म में एक आपको वेक्टर मिल जाएगा। तो अगर हमको एंगल दिया हुआ है तो कैसे फाइंड करेंगे, तो एंगल दिया हुआ है तो अगर उसका फार्मूला होता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी इक्वल टू हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, यानी कि अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर इंटू अंडर रूट b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर इंटू एन कैप इज यूनिट नॉर्मल, यूनिट नॉर्मल ऑफ ए एंड बी होता है, इंटू साइन थीटा इज एंगल बिटवीन देम। तो यहाँ से आप जो है इसका क्रॉस प्रोडक्ट आप फाइंड कर सकते हैं। बट मित्रों आपको यूनिट नॉर्मल ही फाइंड करना है। अगर एक वेक्टर ये दिया हुआ है, वेक्टर ए यूनिट वेक्टर, और वेक्टर बी भी वेक्टर ए दिया हुआ है, वेक्टर बी दिया हुआ है, और इन दोनों का यूनिट नॉर्मल फाइंड करना है, तो यूनिट नॉर्मल के लिए फार्मूला क्या होता है, अगर एक वेक्टर ए दिया हुआ है दूसरा बी दिया हुआ है तो इसका यूनिट नॉर्मल क्या हो जाएगा, एन कैप इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। यानी कि आप ए क्रॉस बी पहले फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट, जो फार्मूला आप यूज किए हैं, और उसके बाद ए क्रॉस बी का जो वेक्टर आएगा वो अपॉन उसी का मैग्नीट्यूड सब डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा यूनिट नॉर्मल वेक्टर। यूनिट नॉर्मल वेक्टर जो नॉर्मल मिस होता है परपेंडिकुलर, और यूनिट यानी कि इसके परपेंडिकुलर, ए और बी के परपेंडिकुलर। नेक्स्ट मित्रों आपका आता है कि इसमें एक क्वेश्चन आता है कि फाइंड द एंगल बिटवीन
a plus b, if a and b are unit vector, then find the value of magnitude of a कैप प्लस बी कैप या फिर ए कैप माइनस बी कैप, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ये। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला होता है, जब आप इसे ब्रेक करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर से, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर। जब आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस 2ab, और ए बी यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट यूज करेंगे, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको फार्मूला कॉस थीटा का यूज करेंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक जगह जब आप ए माइनस बी फाइंड करेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो आप जब सॉल्व करेंगे तो ए प्लस बी को जब सॉल्व करेंगे तो ए प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर इतना आ गया, तो ए प्लस बी बाई 2 क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बाई 2। तो बड़ा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है मित्रों, देख लीजिएगा। अगर ए और बी दो यूनिट वेक्टर दिए हुए हैं और उनके बीच का एंगल दिया हुआ है, तो उनका सम क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ कॉस थीटा बाई 2, जहाँ थीटा उसके बीच का एंगल है। और दूसरा अगर डिफरेंस है तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2। ये क्वेश्चन आपका इससे ऑब्जेक्टिव में या फिर 2 नंबर क्वेश्चन आपका इससे आता है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट मित्रों हम लोग डिस्कस करेंगे, हाँ इसका मिसलिनियस आप पढ़ लीजिएगा, मिसलिनियस बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका एक क्वेश्चन आपका आता है ए बी सी आर यूनिट वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। किसी वेक्टर अगर कोई भी वेक्टर एक यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, यानी कि मॉड ऑफ ए अगर यूनिट वेक्टर है तो मॉड ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो अगर ए बी सी यूनिट वेक्टर है तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, देन फाइंड द ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। तो क्या करेंगे, दोनों साइड में स्क्वायर कर देंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ए यूनिट वेक्टर है तो इसका मॉड ऑफ ए का क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस ट्वाइस कॉमन हो गया, ए प्लस बी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो यहाँ से आपको जो वैल्यू आएगा ए बी प्लस सी प्लस सी ए इक्वल टू -3/2 आएगा। तो 2 नंबर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट मित्रों इसमें आता है एरिया, कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इफ साइड आर गिवन। तो क्या करेंगे, साइड का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि अगर ए एंड बी आर एडजेसेंट साइड ऑफ द गिवन रेक्टेंगल, देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा ए क्रॉस बी, उसका फिर डिटरमिनेंट से हेल्प करके उसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, और वही क्या हो जाएगा, वही एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा। और अगर ये ट्रायंगल दिया हुआ है तो उसका बेस इंटू परपेंडिकुलर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई खेल से, उसके मैग्नीट्यूड का हाफ करेंगे, यानी कि 1/2 ए क्रॉस बी, तो वहाँ से ट्रायंगल कहीं आ जाएगा। तो देख लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट मित्रों हम लोग डिस्कस करते हैं 3 डायमेंशन, जिसे आपके 7 नंबर के क्वेश्चन जनरली आते हैं। तो 3 डायमेंशन नाम से क्लियर हो रहा है। तो इसमें से आपका आता है इक्वेशन फाइंड करने के लिए लाइन का, और दूसरा जो होता है वो आपका स्क्यू लाइंस दिए हुए हैं उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, या फिर पैरेलल लाइन दिए हुए हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्वेश्चन आपका आता है। तो देख लीजिए मित्रों इसमें क्या है, इसमें फर्स्ट आपका पॉइंट आता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन वेक्टर फॉर्म विच पासेस थ्रू 1 पॉइंट एंड पैरेलल टू 1 लाइन। तो जिसके पैरेलल होगा उसको बी मानेंगे, जिससे पास कर रहा है उसको ए मानेंगे। तो अगर एक लाइन दिया हुआ है वो एक पॉइंट ए से पास कर रहा है और बी क्या है वो पैरेलल है, तो इसका जो इक्वेशन हो जाएगा वो जाएगा आर इक्वल टू वैक्टर ए प्लस लेमडा वैक्टर बी। और अगर ये जो लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये ए और बी से पास कर रहा है, एक पॉइंट ए दिया हुआ है दूसरा पॉइंट बी दिया, दोनों वेक्टर फॉर्म में है, यानी कि ए और बी 2 पॉइंट दिए हुए हैं। तो इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू वैक्टर ए प्लस लेमडा बी माइनस ए, यानी कि वेक्टर ए प्लस इसको ए मानेंगे तो ये बी हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस लेमडा बी माइनस ए। तो ये आपका हो जाएगा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन वेक्टर फॉर्म विच पासेस थ्रू 1 पॉइंट एंड पैरेलल टू 1 लाइन एंड विच पासेस थ्रू आर विच पासेस थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी। तो इस 2 केस में आपका एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रिपीट करता है। नेक्स्ट मित्रों आपका आता है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्क्यू लाइन्स। स्क्यू लाइन्स क्या होता है कि 2 लाइन्स स्क्यू लाइन्स इफ विच नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर एंड नॉट पैरेलल। जैसे ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों क्या है स्क्यू लाइन है, क्योंकि ये ना तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं और ना ही पैरेलल है।
तो इसके बीच का जो ये शॉर्टेज डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस, तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है डी इक्वल टू, सबसे पहले आप यहाँ से कंपेयर करके आप आर इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी से कंपेयर करके आप B1 B2 फाइंड कर लेंगे। तो B1 B2 जब फाइंड करेंगे तो इसके जो शॉर्टेज डिस्टेंस हो जाएगा, ये जो शॉर्टेज डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, हो जाएगा डी इक्वल टू B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 बाई मॉड B1 क्रॉस B2। तो B1 क्रॉस B2 आप फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ फार्मूला, डिटरमिनेंट फार्मूला, डॉट करेंगे A2 माइनस A1, A2 आपका जो है सेकेंड कंपेयर करके आप फाइंड करेंगे, A1 A2 B1 B2 फाइंड करेंगे। तो फार्मूला होता है शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन्स B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 बाई मॉड B1 क्रॉस B2। और अगर बोथ लाइन आर पैरेलल, जैसे एक लाइन ये हो गया एक लाइन ये हो गया, बोथ लाइन पैरेलल, देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी से कंपेयर करेंगे दोनों का, आर इक्वल टू ए प्लस म्यू बी से, तो बी तो आपका सेम ही रहेगा दोनों के, क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन बी क्रॉस A2 माइनस A1 बाई मॉड बी, ये आपका होल मॉड होता है, यानी कि बी क्रॉस A2 माइनस A1 बाई मॉड बी। तो इस तरीके से आप एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको मिलेगा। आपको आता है बॉटम फाइंड करने के लिए कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ बॉटम, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पाथ, वो तो इसमें देख लीजिएगा, इसमें 3D में एक और इस टाइप का क्वेश्चन होता है। फिर एक आता है कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा, एक तो आपको दिया हुआ है अगर वेक्टर दिया हुआ है, दूसरा वेक्टर ना दे करके ये 3D स्पेस में दिया हुआ है, और 3D स्पेस में ये दिया हुआ है, ये 3D स्पेस में ये पॉइंट दिया हुआ है, और इस लाइन का आपको डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है, और ये वेक्टर ना दे करके आपको दिया हुआ एंगल, यानी ये फाइंड द इफ एंगल आर गिवन, एंगल मेजर एंटी क्लॉकवाइज from x-axis, y-axis and z-axis of the given straight line a vector form, if angle are given then find the direction cosine। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा इसका, अगर अल्फा दिया हुआ x एक्सिस से, बीटा दिया हुआ y एक्सिस से, और गामा दिया हुआ z एक्सिस से, एंगल दिया हुआ है, तो डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा cos अल्फा cos बीटा cos गामा, और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइन इक्वल टू होता है 1, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। यहाँ से आपको एक नंबर का क्वेश्चन आता है कि sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा इक्वल टू 2 प्रूव करने के लिए, तो देख लीजिएगा। नेक्स्ट मित्रों हम लोग आते हैं कि आपका इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कार्टेशियन फॉर्म और वेक्टर फॉर्म दोनों पढ़ लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आपका आएगा। कार्टेशियन फॉर्म क्या हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म आपको हम बता ही दिए हैं कि आर इक्वल टू ए प्लस लेमडा पी, और आर इक्वल टू, और कार्टेशियन फॉर्म क्या हो जाएगा कि एक्स माइनस x1 बाई B1, x माइनस x2 बाई B2, और x इक्वल टू x माइनस x3, x माइनस x1 बाई A1 इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई B1 इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई C1। तो देख लीजिएगा, इससे आपको कार्टेशियन फॉर्म है आपका, तो इससे आपको एक क्वेश्चन लॉन्ग में रिपीट करता है। आप ओल्ड एनसीईआरटी की बात करेंगे तो 11.2 का पढ़ लीजिएगा, इससे आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, प्लेन आपका नहीं है। नेक्स्ट मित्रों आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन जो जनरली रिपीट करता है वो आता है लीनियर प्रोग्रामिंग। बहुत ही ईजी चैप्टर है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, ये 11th में भी है, और हम स्टूडेंट कई बार बोलते हैं कि आपको 11th में पढ़ना है तो 12th में पढ़ना ही नहीं पड़ेगा आपको। तो फर्स्ट आपको जो होता है कि आपको लीनियर प्रोग्रामिंग होता क्या है, तो लीनियर प्रोग्रामिंग एक ऐसा मैथमेटिक्स का ब्रांच है जिसके हेल्प से हम कोई भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ है, उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन का हम मैक्सिमाइज और मिनिमाइज वैल्यू फाइंड करते हैं, या फिर ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड करते हैं। होता क्या है कि सबसे पहले आपको जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया होता है, या फिर जो भी आपको एक इनइक्वलिटी दिया होता है, उस इनइक्वलिटी को सबसे पहले आप क्या करते हैं कि टू इंटरसेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके आप कार्टेशियन प्लेन पे उस लाइन को ड्रॉ करते हैं, और देखते हैं कि x बाई ए प्लस वाई बाई बी लेस देन आर इक्वल टू 1 आ रहा है कि ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 आ रहा है। अगर लेस देन आर इक्वल टू 1 आएगा, इसका मतलब कि अच्छा उसमें x बाई ए प्लस वाई बाई बी करेंगे तो ये और भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, और ये होता क्या है, ये x के और y के इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल लेस देन आर इक्वल टू 1 आता है तो ये बिलो द गिवन लाइन का रीजन को ये कवर करेगा, और x बाई ए प्लस वाई बाई बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आता है तो अबव द लाइन के रीजन को कवर करेगा। तो इसी तरीके से आप दूसरे इक्वेशन को भी सॉल्व करते हैं सेम क्राइटेरिया में, और जो आपको x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया हो तो इसका मतलब जो कार्टेशियन प्लेन है वो सारा रीजन आपका x से ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि ये वाला रीजन आपका आ गया, और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब ये वाला रीजन आ गया।
तो जनरली फर्स्ट या फिर जो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आता है तो उस रीजन को आप फिजिबल रीजन कहेंगे, जो सभी जो चारों पांचों इक्वेशन दिए हुए, इनइक्वलिटी दिए हुए हैं, उन चारों पांचों इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करते हुए जो रीजन मिलेगा उसे हम क्या करते हैं, फिजिबल रीजन कहेंगे। तो फिजिबल रीजन को आप डिफाइन करना है तो ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, अ रीजन विच सेटिस्फाई ऑल कंडीशन ऑफ द गिवन लीनियर इनइक्वलिटी इज कॉल्ड फिजिबल रीजन। और फिजिबल रीजन में जितने भी, ये ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है, जनरली क्लोज ही होता है ये, लेकिन कहीं कहीं ओपन भी हो सकता है रीजन आपका। और जितने भी पॉइंट लाई करेंगे फिजिबल रीजन में उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम फिजिबल सोल्यूशन कहते हैं। तो फिजिबल सोल्यूशन अननोन पॉइंट तो आप फाइंड नहीं कर सकते हैं जनरली। आप मान लीजिए ये आपका कार्टेशियन प्लेन है और ये आपका जो है, सपोज करें कि ये आपका फिजिबल रीजन हो गया, तो ये सभी सारे पॉइंट आपके फिजिबल सोल्यूशन होंगे, लेकिन जो कॉर्नर पॉइंट है वही आपको नोन है, यानी कि 1 2 3 ये कॉर्नर पॉइंट ही आपके नोन होंगे इस तरीके से। तो कॉर्नर पॉइंट को आप फाइंड करते हैं सोल्यूशन फाइंड करके, जैसे इसका कॉर्नर पॉइंट फाइंड करना है तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों सॉल्व करेंगे। तो कॉर्नर पॉइंट आप फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ द गिवन इनइक्वलिटी, और उस कॉर्नर पॉइंट को आप उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो z इक्वल टू एक्स और y का फंक्शन दिया हुआ है उसमें आप पुट करते हैं। तो जिस z की वैल्यू मैक्सिमम होती है वो मैक्सिमाइज हो जाता है, और जिस z की वैल्यू मिनिमम होती है जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट पर वो क्या हो जाएगा, जो सोल्यूशन होता है वो मिनिमाइज हो जाता है, और जो वैल्यू आता है उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन को सोल्यूशन कहेंगे। तो इसी तरीके से आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको इसमें से आएगा, आप उसे देख लीजिएगा। तो मेरी तरफ से मित्रों आज इतना ही। नेक्स्ट देखते हैं आपका एक जो प्रॉबिलिटी है, प्रॉबिलिटी में कंडीशनल प्रॉबिलिटी होता है उसे भी देख लीजिएगा, पी ए बाई बी, पी बी बाई ए, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, इस तरह करके होता है। फिर बेस थ्योरम से एक क्वेश्चन आपका आता है, इसे भी देख लीजिएगा। और जो भी क्वेश्चन होता है अब देखते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में क्या डिस्कस करें। आज के लिए इतना ही। और ये आपको बता रहे हैं कि आप 12th के अगर एस्पिरेंट हैं या फिर CUET या फिर किसी भी एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं मैथ से रिलेटेड, तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी आप उसमें जो है NCERT को ही दीजिए। अगर ये आपका NCERT पूरी तरह से कवर अप हो गया हो तो आप जो है साइड बुक यूज कर सकते हैं। और अगर आप 12th का एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर बोर्ड की एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप कुछ सैम्पल पेपर लगा लीजिएगा ताकि आपको आइडिया लग जाए, और प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लीजिएगा। तब तक के लिए मित्रों आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी पॉइंट के साथ। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।